नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतेंदु युग को नव जागरण युग भी कहा जाता है, भारतेंदु युग भी कहा जाता है, मतलब इसको कई नामों से पुकारा गया है। तो जो आधुनिक युग प्रारंभ हुआ उसका प्रवेश द्वार भारतेंदु युग को बोला जाता है। इस समय गद्य में और पद्य में दोनों में साहित्य रचा गया है। तो भारतेंदु युग की जो कविताएं थी वह अंतर विरोधी कविताएं थी। ये समाज के अंदर से आई हुई थी। जो रीतिकाल था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वह राजाओं पे लिखा गया, राजाश्रित कवि थे, लेकिन भारतेंदु युग की कविताएं और गद्य जो भी रचा गया है वह समाज और जन जन के प्रति रचा गया है, समस्याओं को दूर करने के लिए रचा गया है। तो आज हम भारतेंदु युगीन की कविताओं के बारे में और उनकी जो भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियां या कह लीजिए विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारतेंदु युग की जो प्रवृत्ति है वह है राष्ट्रीय भक्ति की भावना। भारतेंदु युग में राष्ट्र को एकजुट करने के लिए जन जन के अंदर मतलब राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए बहुत सारे कवियों ने या भारतेंदु युग के कवियों ने रचनाएं रची हैं। उसमें राधाचरण गोस्वामी की कविता है हमारो उत्तम भारत देश। ये देशभक्ति से परिपूर्ण है। उसके बाद राधा कृष्ण दास की जो कविता है भारत बारह मासा, ये भी कविता भक्ति से परिपूर्ण है। बद्री नारायण चौधरी कविता प्रेम धन, ये सब राष्ट्रीय भक्ति भावना से परिपूर्ण कविताएं हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने राष्ट्र को एकजुट करने के लिए और राष्ट्र में या राष्ट्र के जन जन में भावना भक्ति भावना का संचार करने के लिए कविताएं रची हैं। ये कुछ पंक्ति मैंने ली हैं जो दर्शाती हैं भक्ति भावना को राष्ट्र की। तो ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हरीश चंद्र, इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय भक्ति भावना का संचार देशवासियों को प्रेरित करने के लिए किया गया है। भारतेंदु जी ने इस कविता के माध्यम से कहा है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति भारी। मतलब अंग्रेज भारत में मतलब राज कर रहे हैं और देश की सुविधाओं का जो सुख है सुविधाएं हैं उसका मतलब उसका लाभ उठा रहे हैं, और जो देश का धन है विदेशों में जा रहा है, जिससे भारतीयों की स्थिति दीनहीन होती चली जा रही है। मतलब इसमें भी उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा और राष्ट्रीय भावनाओं को एक करने के लिए कुछ पंक्ति दी है। उसके बाद दूसरी प्रवृत्ति है या दूसरी विशेषता है समाज की दुर्दशा का चित्रण। उस समय जब भारतेंदु युग था उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थीं, जैसे छुआछूत और ये बाल विवाह, मतलब सती प्रथा, बहुत सारी कुरीतियां जो स्त्रियों के प्रति थीं वह व्याप्त थीं। और उस समय बहुत सारे आंदोलन भी हो, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सब समाजों की स्थापना हो रही थी, आंदोलन किए जा रहे थे। तो उस आंदोलन से भी प्रेरित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविताओं को गढ़ा और भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए उन समस्याओं
को बताने के लिए कि ये हमारे देश की स्थिति है, कई कविताएं रची हैं। समाज की दुर्दशा को दिखाने वाली मैंने यहाँ पे 2 कविताएं ली हैं। पहली कविता जो है या पंक्तियां हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाए। इस पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र बताते हैं, आओ भारत के वासियों हम सब मिलकर रोए, हाँ हाँ, क्योंकि भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। तो उन्होंने इस पंक्ति में भी भारत की दुर्दशा जो है उसका चित्रण किया है कि जो अंग्रेज थे ऊपर से तो दिखाते थे कि हम शासन कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे देश की दुर्दशा को और बढ़ा रहे थे। ये पंक्तियां राधाचरण गोस्वामी जी की हैं। इनमें देख लेते हैं कैसा चित्रण किया गया है। मैं हाय हाय दय धाय पुकारो, रोई भारत की डूबी नाव उबारे कोई। गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से नई पीढ़ी को आगे आने के लिए कहा है कि आगे आके भारत की डूबी हुई नाव को उबारो। मतलब कोई आए तो भारत की डूबी हुई नाव, मतलब जो भारत की दुर्दशा हो रही है उसको कोई उबारे, मतलब उन्होंने आह्वान दिया है नई पीढ़ी का। उसके बाद भारतेंदु युगीन प्रवृत्ति में तीसरी विशेषता ये है श्रृंगारिता। रीतिकाल के कवियों ने नक्शिक वर्णन किया है और राधा कृष्ण का वर्णन किया है, मतलब श्रृंगार के हर पहलू का वियोग संयोग का वर्णन किया है। ठीक उसी प्रकार से भारतेंदु युगीन कवियों ने भी श्रृंगारिकता का प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। उसके बाद भारतेंदु युग तक ही श्रृंगारिकता की कविताएं रची गई, उसके बाद नहीं रची गई हैं। तो उन कविताओं में आप हर तरह का प्रेम देख सकते हैं, प्राकृतिक प्रेम भी देख सकते हैं, स्त्री प्रेम भी देख सकते हैं। हर तरह का प्रेम, संयोग और वियोग दोनों ही हमें दिखाई देता है। तो उसमें भारतेंदु जी की कुछ कविताएं हैं जिसमें प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति हुई है। कुछ अन्य कवि भी हैं जिन्होंने श्रृंगारिता को बहुत ही अधिक महत्व दिया है, जैसे राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास ने श्रृंगारिता की तर्ज पर कविताएं की हैं। ये कवि जिस प्रकार से सूरदास जी कविताएं किया करते थे, ठीक उसी तर्ज पर इन्होंने भी कविताएं रची हैं। उसके बाद आता है भक्ति भावना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वैष्णव परंपरा के उपासक थे और वल्लभ संप्रदाय के इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और इनमें भक्ति भावना की जो प्रवृत्ति आई है वह अपनी माता से आई है। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो जो भारतेंदु जी थे उनके अंदर भी भक्ति भावना बहुत अधिक मात्रा में आई है। वह कृष्ण और राधा की भक्ति किया करते थे। वे कृष्ण को सखा के रूप में चाहते थे और राधा को, मतलब वह राधा के सेवक बनना चाहते थे। तो इन पंक्तियों में उनकी भक्ति भावना दिखाई देती है। ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। मेरे तो साधन एक ही हैं, जय नंदलाल वृषभानु कुमारी। वे कहते हैं भारतेंदु जी, मेरा एक ही साधन है जो है नंदलाल के पुत्र कृष्ण और वृषभानु की पुत्री राधा जी। मैं उन्हीं की उपासना, उन्हीं का सेवक, उन्हीं का सखा बनना चाहता हूँ। भारतेंदु युगीन और भी कई प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम अन्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो पांचवी विशेषता या प्रवृत्ति है भारतेंदु युग की प्राकृतिक चित्रण। इस युग के कवियों ने प्राकृतिक का बहुत सजीव चित्रण किया है। उन्होंने पेड़ पौधे, पहाड़, सभी चीज़ों का चित्रण अच्छे से अपनी कविताओं में किया है।
इन्होंने यमुना, गंगा आदि नदियों का भी चित्रण अपनी कविताओं में किया है। इन्होंने स्वच्छंद चित्रण किया है और प्राकृतिक का चित्रण स्त्री रूप में अपनी कविताओं में दर्शाया है। तो भारतेंदु युग की कविताएं जो थी वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक चित्रण करते हुए लिखी गई थी। भारतेंदु जी की कविता बसंत होली में होली का चित्रण और बसंत ऋतु में जो चित्रण होता है उसका किया गया है। चंद्रवली नाटिका में यमुना नदी का चित्रण बहुत अच्छे से किया गया है। तो प्राकृतिक चित्रण इनकी कविताओं में दिखाई देता है। उसके बाद हास्य व्यंग्य की प्रधानता। भारतेंदु युगीन कवियों ने समाज की दशा सुधारने के लिए और अंग्रेजों पे कड़ा प्रहार करने के लिए हास्य व्यंग्य मतलब उनके ऊपर किया है। मतलब जो बुराइयां थी उस पे उन्होंने हास्य करते हुए कविताएं की हैं। जैसे आजकल कार्टून बनाकर राजनीति की दशा दिखाई जाती, ठीक उसी प्रकार से हास्य व्यंग्य करके मतलब जो कविताएं लिखी जाती थी उससे क्या था कि अंग्रेजों पे प्रहार था एक हिसाब से ये। तो इस शैली का माध्यम बनाकर मतलब हास्य व्यंग्य शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता विदेशी शासन पर गहरा प्रहार किया गया था। तो भारतेंदु जी ने जो गहरा प्रहार किया है उस पे ये कुछ पंक्तियां हैं, देख लेते हैं। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने ये हास्य किया है कि भ्रष्टाचारी रिश्वत ले लेकर भारत को हजम कर जाएंगे। मतलब चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। मतलब यहाँ पे चूरन मतलब रिश्वत से है कि रिश्वत ले लेके जो सारा हिंदुस्तान है वह हजम हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो भ्रष्टाचारियों पे इन्होंने प्रहार और व्यंग्य किया है। उसके बाद समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति में क्या था कि किसी भी समस्या को मतलब समाज की जो समस्याएं थी उस पर लेके कुछ पंक्तियां कवि को या पद्यांश कवि को दिया जाता था। इसके लिए मतलब गोष्ठी स्थापित की जाती थी। उस गोष्ठी में बहुत सारे कवियों को आमंत्रित किया जाता था और कवि बहुत खुश होकर इस गोष्ठी में आते थे। और जो पंक्ति या पद्यांश उन्हें दिया जाता था उसका एक नियम ये था कि जो भी ये रचना या पंक्तियां लिखेंगे या कविताएं कवि करेंगे तो उसके अंत में जो ये पंक्तियां या कविता दी गई है वह जरूर आनी चाहिए। तो जब ये समस्या पूर्ति ये कविताएं लिखी गई तो उसका ये रूल था। उसे बहुत सारे कवि अपना योगदान देते थे और उसको दूसरे जो कवि थे अगर किसी ने अच्छी लिखी तो वो सुनते थे तो उन्हें मज़ा आता था। तो ये समस्या पूर्ति का एक मतलब ये उस समय प्रचलित था। मतलब गोष्ठियाँ करके आप समस्याओं के ऊपर कविता या पंक्तियाँ लिखते थे जिसे जन जन तक पहुँचाई जाती थी। उसमें अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति सर्वस्व है। दुज गंग की समस्या प्रकाश और गोविंद गिल्ला भाई की समस्या पूर्ति प्रदीप है। तो देश में जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बहुत सारी पंक्तियां इस प्रकार से लिखी गई हैं। उसके बाद आता है काव्य अनुवाद प्रारंभ। भारतेंदु युग के कवियों ने काव्य को मतलब अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया था और बहुत सारी मतलब जो पुरानी या रीतिकाल या इस समय की जो ग्रंथ थे उनको अनुवाद करना प्रारंभ हुआ था। जैसे भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य के भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजंती नाम दिया।
तो इस तरह से अनुवाद हुआ था। उसके बाद गद्य और उनकी अन्य विधाओं का विकास हुआ था। मतलब इस भारतेंदु युग की एक विशेषता ये भी है कि उस समय गद्य और उसकी जितनी भी विधाएं थी, जैसे निबंध थी, आलोचना था, उपन्यास था, कहानी था, ये सब अनेक विधाओं, पत्रकारिता था, ये सब इनका विकास इसी युग में हुआ था। भाषा शैली का विकास हुआ था। मतलब काव्य में ब्रज भाषा और गद्य में खड़ी बोली का विकास बहुत अधिक मात्रा में हमें भारतेंदु युगीन मतलब साहित्य में देखने को मिलता है। छंद अलंकार का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। मतलब जो कविताएं की गई हैं उसमें सवैया, रोला, दोहा, सोरठा सभी प्रकार के हमें छंद देखने को मिलते हैं और हर प्रकार के अलंकार भी इन कविताओं में देखने को मिले हैं। उसके बाद आर्थिक चिंताओं का प्रकटीकरण, मतलब देश में जो बहुत सारी आर्थिक स्थितियां थी, आर्थिक मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था कि स्वदेशी को हटाओ और विदेशी को लाओ, ये प्रथा चालू कर दी थी। तो जो आर्थिक संकट था देश में उभरने लगा था। इस कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक प्रबोधनी, मतलब ये प्रबोधनी मतलब साहित्य की रचना की, जिसमें स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो, उसको दर्शाया गया है। तो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भी ग्रंथ लिखा गया, मतलब रचनाएं हुई हैं। मतलब उनका मानना ये था भारतेंदु का कि आर्थिक संकट देश में तभी आता है जब विदेश से सामान आता है, हमारा पैसा विदेश में चला जाता है। मतलब वहाँ से जब आप सामान लोगे तो खरीदोगे तो वो हमारा भारतीय जो पैसा है वह देश के बाहर चला जाएगा। इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। तो आर्थिक संकट पर चिंता दिखाते हुए बहुत सारी कविताएं रची गई हैं। उसके बाद जनजीवन का चित्रण, भारतेंदु युगीन कवियों ने जनजीवन का चित्रण बहुत अच्छे से किया है। उन्होंने भारत की दुर्दशा को दिखाते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति को दिखाते हुए, जन जन के वासियों की जो दशा चल रही थी उसका चित्रण बहुत भली भांति किया है। जैसे महाजन लोग थे वह मतलब दीन दुखियों का खून चूसते थे, उनसे ब्याज लेते थे और उनको पैसा उधार देते। तो ये सारी स्थितियां थी जनजीवन का चित्रण करते हुए उन्होंने दर्शाई थी। तो आज मैंने आपको भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियां यानी कह लीजिए विशेषताओं को भली भांति आपको समझाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।